नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। आज जो पहली बार क्लासरूम में आए हैं उनको मैं बता दूं कि इसके पहले भी अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर मैं लेक्चर दे चुका हूं। वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब में अवेलेबल है और आज जब मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा तो ये मैं अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अमेरिकन रेवोल्यूशन का, तो जो पढ़ना चाहते हैं वहां से लिंक से आप पढ़ाई कर सकते हैं, सुन सकते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन को और उसके बारे में जान सकते हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर किसके ऊपर? फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के ऊपर। अब सबसे बड़ी बात है कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन कितने दिनों तक चला। भाई ये रेवोल्यूशन जो चला वो 10 साल 6 महीने और 4 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला? 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक ये रेवोल्यूशन चला। 5 मई 1789 1789 5 मई 1789 में ये रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है और 9 नवंबर, कब तक? 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक ये रेवोल्यूशन क्या होता है? चलता है। अब बात आती है इस रेवोल्यूशन में जो स्लोगन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। अब स्लोगन क्यों? अब स्लोगन पढ़ाने पहले ही स्लाइड में आपको स्लोगन क्यों बताया, क्योंकि स्लोगन से कई एक बातें जो है वो क्लियर हो जाती है। आखिर समाज में कई स्वतंत्रता की कमी होगी, समानता की कमी होगी, बंधुत्व की कमी होगी, तभी तो ये नारा उपज के आया। और इस नारे ने क्या किया? पूरे फ्रांस के जनता के मन में क्रांति का मशाल जला दिया। तो क्या चीज चाहिए थी उनको? लिबर्टी चाहिए थी, उनको इक्वलिटी चाहिए थी, उनको फ्रैटर्निटी चाहिए थी। तो ये हम लिख लेते हैं अपने अपने कॉपी में कि कौन सा नारा आया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। किसमें? फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। कब शुरू हुआ था? 5 मई 1789 में और 9 नवंबर 1799 ईस्वी तक ये जो है क्रांति चली। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों? फ्रांस में क्रांति क्यों? व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? देखो बच्चों, क्रांति के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं होती। सबसे पहले तो ये बात जान लो कि क्रांति के लिए अगर हम कहें ना कोई आवश्यक शर्त है तो ऐसा कोई शर्त नहीं होता, ठीक है। इसका विस्फोट उसी देश में हो जहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है और शोषण हो रहा है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है। अब जरूरी क्या है? अब हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है कि समृद्ध और उन्नत देशों में भी क्रांति हो जाती है। अब यह बात जानना जरूरी है, कब होगी समृद्ध और उन्नत देशों में क्रांति? कब होगी? जब उनके लोगों को यह महसूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई उनके साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। अब फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। फ्रांस की जनता को यह महसूस होना शुरू हो गया। फ्रांस की जनता को यह लगने लगा कि अब हमारे लिए हमारे साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है और हमें इस अन्याय को हराना है, इस अन्याय को खत्म कर देना है। जब ये बात वहां पर महसूस हुआ तब जाकर क्रांति हुई। और साथ ही साथ अन्याय तभी जनता को तभी महसूस होगा जब वहां पर दार्शनिक होंगे, लेखक होंगे, जब उनके दिमाग में ये चीज भरेंगे कि भाई ये देखो, ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है और देशों में देखो और इस देश में देखो क्या चीज हो रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से समझना। फ्रांस की हालत उस समय और यूरोपियन देशों से बेहतर थी, लेकिन क्रांति फ्रांस में हुई। कितनी बड़ी बात है। ऑस्ट्रिया में हालत फ्रांस से भी ज्यादा खराब था, रशिया में हालत फ्रांस से भी ज्यादा खराब था, लेकिन क्रांति पहले फ्रांस में हुई, उसके बाद जाकर उन देशों में हुई। तो क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वहां के लोग क्या हो चुके थे? जाग चुके थे और वो समझ चुके थे कि भाई अब हम लोग अत्याचार नहीं सहन करेंगे। अब हम एक छोटी सी बात, एक छोटा सा जनरल नॉलेज आपको मैं बता दूं यहां पर रशिया के बारे में। आप ये बताओ रशिया कौन से कॉन्टिनेंट्स में आता है? कौन से महादेश में आता है? ठीक ठीक बोला आपने। रशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। जो यूरोप में जो है ना, इसके 25% लैंड, रशिया के 25% लैंड जो है वो यूरोप से टच करते हैं और 77% लोग जो है वो यहां पर निवास करते हैं। 25% लैंड में 77% लोग का निवास है और जो बाकी 75% लैंड बचता है उसमें मात्र 23% लोग जो है वो निवास करते हैं
और ये जो 75% लैंड है वो एशिया को टच करता है और 25% जो लैंड है वो यूरोप को टच करता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। इसका जो अगर हम एरिया वाइज देखें तो 6.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या करता है, ये कवर करता है। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गई कि फ्रांस में क्रांति क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि वहां के लोग जाग चुके थे, समझ चुके थे इस बातों को कि उनके प्रति क्या हो रहा है, उनको उन पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो अब तो भाई उस अन्याय से लड़ेंगे, ठीक है, और हम इस चीज से बाहर निकलेंगे। तो लुईस जो 16 थे, लुईस 16वां जो शासक था फ्रांस का, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया फ्रांसीसी वासी ने। अब समझने की बात है, देखो ऐसा होता है, अमेरिकन क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन, आप सुनना, जो लेक्चर वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अमेरिकन क्रांति में फ्रांसीसी जो राजा था, ठीक है, उसने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो जो सैनिक फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन में गए, अमेरिकन क्रांति में गए, ठीक है, इंग्लैंड से मुक्त कराने के लिए अमेरिका को, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में क्रांति की बीज वो आ गई। कैसी क्रांति की बीज लेकर वो वापस आए कि भाई अगर हम अमेरिका को आजाद करा सकते हैं इंग्लैंड से, ठीक है, तो हम अपने देश में, जो हमारे देश में जो खराब प्रथा चल रही है, ठीक है, जो असमानता है, जो भेदभाव की जो नीति चल रही है, क्या हम अपने देश को उससे आजाद नहीं कर सकते? लफायत नाम का जो सेना नायक था, फ्रांसीसी सेना नायक, जब वो अमेरिका को आजाद कराकर वापस लौटता है फ्रांस, तो वो फ्रांसीसी जनता और जनमानस के मन में, ठीक है, क्या भावना पैदा करने में सफल हो जाता है कि तुम सभी जनता को बताता है कि तुम लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो तुम्हें इस अत्याचार से बाहर निकलना होगा, तुम्हें आंदोलन करना होगा, हम तुम्हारे साथ है। तो लफायत का बहुत बड़ा योगदान है कि जब वो वापस आता है, कहां से, अमेरिका के आंदोलन से, अमेरिका की क्रांति से जब वो वापस लौटता है, कहां, फ्रांस, तो फ्रांस के जनमानस में वो क्या करता है, एक नई चेतना, एक नई चिंगारी जगाता है आजादी के लिए। हमें चाहिए आजादी। चलिए, अब कोई भी क्रांति हो, किसी भी तरह की क्रांति हो, हर तरह की क्रांति में कुछ कारण होते हैं, और वो कारण तो मैंने आपको बताया है, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। ये कारण जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्रांति में। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज पहला कारण पढ़ेंगे, वो कारण क्या है हमारे पास, सामाजिक कारण। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक कारण से। क्या था सामाजिक और सांस्कृतिक कारण? क्या था आखिर फ्रांस की जो व्यवस्था थी, सामाजिक स्ट्रक्चर था, सामाजिक ढांचा था, वो कैसा था? देखिए, जो सामाजिक व्यवस्था थी ना फ्रांस की, वो 3 स्टेटस में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेटस, सेकंड और थर्ड स्टेटस। फर्स्ट स्टेटस में लोग कौन कौन से आते थे भाई? पादरी वर्ग आते थे। द्वितीय स्टेटस में कौन से आते थे? कुलीन वर्ग आते थे। और तीसरे स्टेटस में जो थे, बेचारे हम जैसे जनसाधारण लोग आते थे। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, सामाजिक कार्य किस तरह, सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी। पहले वर्ग में क्या लिखा हमने? पहले वर्ग में कौन से लोग आते थे? पादरी वर्ग आते थे। और ये पादरी वर्ग भी 2 कैटेगरीज के थे। एक हो जाता था उच्च पादरी वर्ग और दूसरा हो जाता था निम्न पादरी वर्ग। और उच्च पादरी वर्ग के पास अपार धन संपदा थी। पढ़ेंगे कहां से आते थे इसके पास पैसे और कैसे ऐश मारते थे। दूसरे वर्ग में आते थे कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के पास था सेना, चर्च, न्यायालय। इन सबों का काम कौन से वर्ग देखते थे? ये कुलीन वर्ग, ये सेकंड स्टेटस में आते थे। फर्स्ट स्टेटस में कौन से लोग आए? एक बार दोहराते हैं, पादरी वर्ग आए। ये भी 2 कैटेगरीज में बटे हुए थे, उच्च और निम्न। उच्च वर्ग के पास अपार धन था, निम्न वर्ग बेचारे ऐसे ही थे। पादरी वर्ग का जो निम्न वर्ग था वो गरीब सा ही था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। दूसरा वर्ग हमारे पास क्या था? कुलीन वर्ग। उसमें सेना में काम करने वाले लोग, चर्च में काम करने वाले लोग, न्यायालय में काम करने वाले लोग, ये सारे आते थे। अब बच गए थर्ड स्टेटस। थर्ड में आते थे व्यवसायी लोग, बुद्धिजीवी लोग, ये सारे आते थे।
उसके बाद शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कलाकार, कर्मचारी, कृषक, मजदूर, शिल्पी, ये सारे लोग थे जो थर्ड इसमें आते थे। तो एक बार दोहरा ले, इसको समझ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सामाजिक जो संरचना है, सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, इसको समझना बहुत। पहले एक बार रिकॉल करते हैं, पहले वर्ग में आते थे कौन से? पादरी वर्ग, जो दो कैटेगरीज में बटे हुए थे, उच्च और निम्न। उच्च वर्ग के पास क्या था? अपार धन था। दूसरे कैटेगरीज में आते थे कुलीन वर्ग, जिसके पास सेना था, चर्च, न्यायालय, इसमें ये काम करते थे। तीसरे कैटेगरी में आते थे व्यवसायी, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, कृषक, मजदूर और शिल्पी। अब प्रथम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम स्टेट में मैंने आपको बताया कौन से वर्ग शामिल थे। प्रथम स्टेट में जो थे पादरी वर्ग, और मैंने आपको पहले भी बताया, ये देखिए, इसको हमने दो भागों में बांटा। एक उच्च पादरी वर्ग होता था और दूसरा क्या होता था? निम्न पादरी वर्ग। उच्च और निम्न पादरी वर्ग। उच्च पादरी वर्ग जो थे, इनके पास अपार धन था और वो टाइथ, कौन से नामक? टाइथ नामक कर वसूलते थे। बड़े शान शौकत विलासतापूर्ण जिंदगी वो जीते थे, नाच गाना देखते थे, दारू बियर पीते थे, खूब इंजॉय करते थे। और इनका नाम के ये पादरी थे भाई, और धार्मिक कार्यों में तो कोई इनका रुचि नहीं था। समझ रहे ना बात? सब मतलब विलासिलता का जिंदगी इनका जीना था, यही इनका काम था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, पूरे देश की जितनी फ्रांस की जमीन थी उसका 5वां भाग इनके पास था, इन चर्चों के पास था। अपार संपदा, अपार संपदा, जिसका यूज ये अच्छे कामों के लिए नहीं करते थे। ये भाई क्या करते थे? कर ले लिया, निम्न वर्गों से ये कर लेते थे, टाइथ नामक कर वसूल करते थे और खूब एकदम एंजॉय कर रहे अपना जिंदगी को अच्छे तरीके से। इस तरह से इनका जीवन क्या था? एकदम भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी जिंदगी जीते थे। कैसी जिंदगी जीते थे? ये अनैतिक, भ्रष्ट, अनैतिक और विलासी जिंदगी। इसी में एक और वर्ग था जिसके कारण जो है ना, लोगों में जो है असंतोष की भावना आ गई ये पादरी उच्च वर्ग को लेकर। अब इसके साथ ही थे इसके दूसरे भाई, मान लो इसके सौतेले भाई थे, जो दूसरे जो निम्न पादरी वर्ग थे, ठीक है, जो निचले स्तर के थे बेचारे। चर्च के सभी धार्मिक कार्यों को ये बेचारे संपादित करते थे, क्योंकि वो तो ऐसो मौज में रहते थे, जो पैसे मिलते थे एंजॉय में उड़ाते थे टाइथ नामक कर लेकर। और इनके पास जो थे, जो निम्न पादरी वर्ग थे, वो सारा काम देखते थे, पूजा पाठ करवाते थे। और ये जो लोग थे ना, ये लोग बड़े ईमानदार किस्म के लोग थे। ये ईमानदार थे, सादा जीवन व्यतीत करते थे, और इनके जीवन का जो ढंग था वो सामान्य जनता, जो थर्ड स्टेटस के लोग थे, उनसे काफी मिलता जुलता था। तो इनके मन में भी उच्च पादरी वर्ग के प्रति बड़ा ज्यादा घृणा था, और जनसाधारण जो लोग थे, जो थर्ड स्टेटस के लोग थे, उनके प्रति इनके मन में क्या थी? बहुत सहानुभूति थी, बहुत ज्यादा। तो इसका फायदा हुआ क्रांति के समय ना, इन्होंने क्रांतिकारियों का खुलकर समर्थन किया। थर्ड स्टेट जो लोग थे उनका इन्होंने खुलकर समर्थन किया, इसका बड़ा फायदा हुआ लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। अब द्वितीय स्टेट की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं? इसमें हमारे पास जो है कुलीन वर्ग आ जाते हैं, द्वितीय स्टेट में शामिल है। और इसके साथ साथ ये कुलीन वर्ग कहाँ काम करते थे? सेना, चर्च, न्यायालय आदि सभी महत्वपूर्ण विभागों में इनकी नियुक्ति की जाती थी। और उच्च प्रशासनिक पदों पर भाई ये काम करते थे। याद रखिएगा, उच्च प्रशासनिक पदों पर, एकदम IAS IPS के तरह उच्च प्रशासनिक पदों पर किसकी नियुक्ति होती थी? ये सेकंड स्टेटस के लोगों की नियुक्ति होती थी, कुलीन वर्गों की नियुक्ति होती थी। और ये भी किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करते थे और उनका शोषण करते थे। देखिए, समझने का कोशिश करिएगा। पहले वर्ग, वापस आते हैं। पहला वर्ग कौन सा था? उच्च पादरी वर्ग। वो भी कर ले रहे हैं क्या? टाइथ नामक कर ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं भाई? थर्ड स्टेटस के लोगों से ले रहे हैं। उसके बाद द्वितीय स्टेट के लोग जो कुलीन वर्ग है, वो भी कर वसूल रहे हैं भाई। किससे वसूल कर रहे हैं? वही किसानों से, थर्ड स्टेट के लोगों से। तो कितने बेचारे परेशान रहते होंगे, सोचिए आप, ये किसान वर्ग, थर्ड स्टेट के लोग। अब क्या हुआ, समझने की कोशिश करिएगा। लुई 14, जब लुई 14 था, उसने बोला कि जो कर लेने का जो अधिकार है, ठीक है, वो उन्होंने समाप्त कर दिया था कि तुम किसानों से कर नहीं ले सकता। कौन नहीं ले सकता भाई? ना तो पहला स्टेट का लोग कर ले सकता है, ना तो द्वितीय स्टेट का लोग कर ले सकता है। उनको इन अधिकारों से क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था।
लेकिन लुई 15वां और 16वां जब आया तो उसने क्या किया, ये अधिकार दे दिए किसको, पहले स्टेट वाले को भी ये अधिकार दे दिया कि भाई उनसे कर लो, और द्वितीय स्टेट वाले को भी अधिकार दे दिया कि तुम उनसे कर ले सकते हो। तो इससे जो है जो जनता थी उनके मन में 15 और 16 जो लुई हुए उनके लिए कैसी भावना आ गई, उनके लिए विकृत भावना का जन्म हुआ। उनको वो पसंद नहीं करते थे, यही कारण से ये बहुत बड़ा फैक्टर था। अब तृतीय स्टेट में कौन से लोग आए, पहला स्टेट समझ गए, उच्च पादरी वर्ग, निम्न पादरी वर्ग आए। सेकेंड में कौन से लोग आए, कुलीन वर्ग आए, जो कि चर्च, सेना और इन सभी चीजों में नौकरी करते थे। अब तृतीय स्टेट में देखते हैं कौन से लोग आए। तृतीय स्टेट में आते हैं हमारे पास जनसाधारण वर्ग। इनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था भाई, ये कर भी देते थे लेकिन इनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ये मध्यम वर्ग के किसान, मजदूर, शिल्पी, व्यापारी, बुद्धिजीवी लोग इसमें शामिल थे। और वर्गों में वार असमानता थी, बहुत ज्यादा असमानता थी। ये इनके पास इतनी ज्यादा समस्याएं थी कि ये अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो होता क्या है, अब देखिए इसी में ये जो थर्ड लेवल का जो लोग थे, थर्ड स्टेटस के जो लोग थे, इसमें कुछ लोग क्या थे, साहूकार थे, कुछ लोग व्यापारी थे, समझने वाली बात है, कुछ लोग शिक्षक थे, कुछ वकील, डॉक्टर, लेखक, सब इस वर्ग में सम्मिलित थे। क्या होता है, इनकी स्थिति जो किसान थी ना उनसे थोड़ी सी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन ये लोग भी राजनीति, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के प्रति बहुत गुस्से में थे। उनकी जो नीति थी कि भाई पैसे कमाते हम लोग हैं, सब चीज हम लोग करते हैं, और क्या करते हैं, और शोषण भी हम ही लोगों का होता है। और क्या था इन वर्गों के पास, आपको मैंने पहले भी बताया, उनके पास कई एक राजनीति अधिकार थे पहले और दूसरे वर्गों के पास, लेकिन इनके पास कोई भी राजनीति अधिकार इनको प्राप्त नहीं था। पादरी वर्ग और कुलीन वर्गों का व्यवहार इनके प्रति एकदम अच्छा नहीं था। इस कारण जो मध्य वर्ग के लोग थे, ठीक है, मध्य वर्गीय कुलीन लोग जो थे, ठीक है, इनकी जो सामाजिक श्रेष्ठता थी उससे वो क्या रखते थे, घृणा करते थे। मध्य वर्ग के लोग जो थे, मध्य वर्गीय लोगों के प्रति जो कुलीन लोग थे वो इनकी सामाजिक श्रेष्ठता पर क्या करते थे, घृणा करते थे, और इनकी राजनीति व्यवस्था में इनको हस्तक्षेप करने ही नहीं देते थे। इसके कारण क्या हुआ, जो मध्य वर्ग के लोग थे, जो थर्ड स्टेटस के लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको राजनीति व्यवस्था के प्रति, परिवर्तन करने के प्रति इनके मन में इच्छा जग गई, और ये अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या हो गए, इच्छुक हो गए। और यही कारण था बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यही कारण था कि फ्रांस की क्रांति में उनका मुख्य योगदान रहा। किनका, ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पढ़े लिखे वकील लोग थे, लेखक लोग थे, व्यापारी लोग थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा फ्रांस की क्रांति में। इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया फ्रांस की क्रांति को। और मध्य वर्ग के कुछ आर्थिक, और इनकी कुछ आर्थिक शिकायतें भी थी, एक दो शिकायतें नहीं थी, इनकी आर्थिक शिकायतें क्या थी कि ये जो वाणिज्य था, जो ये व्यापार करके लाते थे, जो धन संपदा इकट्ठा करते थे, इनको क्या करना पड़ता था, इनको क्या करना, सामंती लोगों को, जो इनसे बड़े लोग थे, सेकंड स्टेटस और फर्स्ट स्टेटस के लोगों को कर देना पड़ता था, हर जगह चुंगी देनी पड़ती थी, जिससे कि वो एक उन्मुक्त वातावरण, जैसा वो वातावरण चाहते थे वो वातावरण इनको नहीं मिल पा रहा था। इस कारण से इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। किन्होंने, भाई थर्ड स्टेट के लोगों ने, इन बुद्धिजीवी लोगों ने, इन लेखक लोगों ने, इन वकील लोगों ने, इन व्यापारी लोगों ने क्या किया, किसान वर्गों का नेतृत्व किया कि भाई आओ हम तुम्हारे साथ हैं और हम सब मिलकर कैसा करेंगे, जो फ्रांस में समानता का अधिकार लाएंगे, स्वतंत्रता लाएंगे, बंधुत्व लेकर आएंगे। और इस तरह से वहां पर क्रांति हुई। अब चलिए, अब हम देखते हैं दार्शनिकों की भूमिका। आपको मैंने अमेरिकन क्रांति में भी बताया कि देखो भाई, किसी भी समाज में अगर बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होंगे तो वो समाज के लोगों में चेतना और जागृति पैदा ही नहीं कर पाएंगे। तो फ्रांस में कुछ अद्भुत जिसको बोलते हैं वो लेखक, विचारक, चिंतक, फिलोसफर पैदा हुए,
जिसमें कि किसका नाम आता है, जिसमें मॉन्टेस्क्यू है, वोल्टेयर है, रूसो है, ठीक है, और भी कई एक नाम हम लोग देखेंगे। इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों को समझाया, बुक लिखी, किताबें लिखी और पंपलेट्स लिखे, लेख लिखे और लोगों के मन में चेतना जगाई। तो आइए शुरू करते हैं पहले बुद्धिजीवी से, जिसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू आखिर कौन था? 1689 और 1775 ईस्वी तक ये जिंदा रहा। 1689 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया विचारक था, लेखक था और इसने जो मतलब किताब लिखी, उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके किताब का क्या नाम है, लिख लीजिए सभी लोग, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस किताब में उसने राजा पहले अपने को बोलता था कि मैं तो भाई भगवान का भेजा हुआ बेटा हूं, मुझे ही शासन करने का अधिकार है। उसने इस सिद्धांत का खंडन किया और उसने बोला कि एक आदमी के हाथों में सारा अधिकार नहीं होना चाहिए, शक्ति को पृथक करो, कार्यपालिका बनाओ, न्यायपालिका बनाओ, विधायिका बनाओ। उसने बड़े अच्छी थ्योरी जो है किसके सामने प्रेजेंट की, लोगों के सामने प्रेजेंट की अपने किताब के माध्यम से, और उस किताब का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और एक आदमी के हाथ में क्या हो, सत्ता रहेगी तो वो तो भाई निरंकुश बन जाएगा। तो सत्ता का स्थानांतरण हो, सत्ता कार्यपालिका बने, न्यायपालिका बने, विधायिका बने, इस तरह से क्या होगा, निरंकुश समाज नहीं रहेगा और स्वतंत्र विचारधारा के समाज क्या होगा, बनकर उभर कर आएगा। तो आपको समझ में आया मॉन्टेस्क्यू के क्या विचार थे। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी थ्योरी दी थी? इसकी थ्योरी का नाम था शक्तियों का पृथक्करण। और इसने कौन सी बुक लिखी? स्पिरिट ऑफ लॉज नाम की बुक लिखी। इनकी थ्योरी में जो मेन चीज थी वो क्या थी, किसकी कल्पना उन्होंने की थी पुस्तक के माध्यम से, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की और विधायिका की। और इनकी जो ये किताब थी वो इतनी ज्यादा फेमस हुई, इतनी ज्यादा फेमस हुई कि 3 साल में 6 अलग अलग संस्करण निकले द स्पिरिट ऑफ लॉज की। और आपको बता दूं कि अपने भारत में भी देखिए है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये मॉन्टेस्क्यू के थ्योरी पर ही आधारित है। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरे दार्शनिक हुए जिनका नाम क्या है भाई, जिनका नाम है वोल्टेयर। वोल्टेयर बहुत बड़े दार्शनिक विचारक हुए और इन्होंने धर्म की स्वतंत्रता के ऊपर खुलकर बात की, मुक्त व्यापार की नीति के ऊपर खुलकर बात की और इनको बोला, लोगों को समझाया कि भाई 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। देखिए इसने क्या किया, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, इस वोल्टेयर ने जो किताब लिखी है उसका नाम है लेटर्स ऑन द इंग्लिश। लेटर ऑन द इंग्लिश बहुत ही मतलब फ्रांस की क्रांति के समय की ये सबसे मूल्यवान पुस्तकों में एक थी। और ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने उस टाइम पर चर्च का खुले विरोध किया। उसने पादरी वर्ग की जो विलासिता की जिंदगी थी उनका इसने वोल्टेयर ने खुलकर विरोध किया और बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। निम्न वर्ग के लोग जो तुम्हें ताइथ नाम का कर देते हैं, उस कर का उपयोग ना करके तुम लोग जो दुरुपयोग करते हो ये सब कुछ बंद करो। और उसने जोरदार स्वर में बोला कि अब ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, उन्होंने क्या बोला कि अब तो कोई ईसाई बचा ही नहीं, अब कोई ईसाई नहीं रहा, एक ही दुनिया में ईसाई पैदा हुआ और उसको सूली चढ़ा दी गई, उसने बोला। और वो ईसाई का नाम आपको पता है, ईसा मसीह। उन्होंने बोला ये जो चर्च में जो पादरी बैठे हुए हैं ये सब कोई ईसाई नहीं है, दुनिया में बस एक ही ईसाई हुआ और वो चला गया। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्रथम स्टेटस के जो लोग थे वो बड़ा मतलब बड़ी उनकी जो विचार थी, उनकी जो राजनीति थी, उनकी जो सत्ता थी, उनकी जो समझ थी वो एकदम बेकार थी। वो तो लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे, जिसके कारण कि जो नीचे किसान वर्ग थे, शिल्पी वर्ग थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनको बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। वोल्टेयर ने खुलकर इनका विरोध किया और इसके साथ साथ वोल्टेयर ने संवैधानिक राजतंत्र के अनुरूप, इंग्लैंड में जो संवैधानिक राजतंत्र चलता था उसके अनुरूप समाज की स्थापना करने के बारे में बताया, लोगों को समझाया और कहा कि कैसा समाज होना चाहिए भाई, कि ऐसा ना हो कि सबको तुम अधिकार दे दो, एक आदमी के पास अधिकार हो, अच्छे ढंग से वो शासन को समझे, शासन को चलाए और एक अच्छे समाज का निर्माण करे। ये वोल्टेयर की थ्योरी थी और इसीलिए तभी उसने कहा था, आएगा पूछा जाता है ये क्वेश्चन
कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन अच्छा है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात वोल्टेयर महोदय ने कही थी। इस तरह से वोल्टेयर ने क्या किया? जनमानस के मन में क्रांति की बीज डालने में सफल हो गए। अब आइए, अब हम चलते हैं रूसो के पास। रूसो भी एक बहुत बड़े महान चिंतक हुए, विचारक हुए, और भाई इनके बारे में तो जितना कुछ कहूं ये कम है। नेपोलियन भी बोलता था कि फ्रांस की अगर क्रांति आई तो वो सिर्फ किसके कारण हो सकी, किसके कारण संभव हो सकी? तो वो रूसो के कारण हो सकी। रूसो ने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें उनकी पर जो मेन किताबें हैं, जो बहुत ज्यादा मतलब लोगों के सामने प्रसिद्ध हुई, वो किताबें कौन सी थी? एक एमिली नाम की किताब उसने लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब लिखी उसने, रूसोनी नाम की किताब लिखी, जिसमें कि उन्होंने बताया कि लोग स्वतंत्र पैदा हुए हैं और स्वतंत्र रहना लोगों का क्या है? अधिकार है। जॉन लॉक से वे बहुत ज्यादा प्रभावित थे लगता है। जॉन लॉक ने भी स्वतंत्रता की थ्योरी दी थी, और रूसो भी यही बात बता रहा है फ्रांस में कि भाई लोगों को कैसा रहना चाहिए? लोगों को स्वतंत्र विचार का होना चाहिए और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना होनी चाहिए, जनता के पास अधिकार होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्हीं के बातों से तो ये नारा आया। कौन सा नारा भाई? जो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था। कौन सा नारा आया? स्वतंत्रता का नारा, समानता का नारा और बंधुत्व का नारा। ये रूसो की फिलॉसफी से ही बाहर निकला। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज बता दूं, रूसो की जो पुस्तक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इतनी लोकप्रिय थी कि एक साल में 13 बार इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया, कि एक साल में 13 संस्करण इसके प्रकाशित किए गए। तो इन सारे जो विचारक थे, इन सारे जो चिंतक थे, जो दार्शनिक थे, उन्होंने समाज में जो है एक बीज बोया, समाज में चिंगारी छोड़ी। ठीक है कि भाई लो, मैं तुमको ये चीज बता रहा हूं, मैं तुमको ये चीज समझा रहा हूं, तुम समझने की कोशिश करो। और सही बताता हूं, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो जैसे लोगों की विचार ने, है ना, इनकी चिंगारी ने पूरे समाज में एक आग लगाने का काम किया, और वहां पर सामाजिक परिवर्तन इन्हीं के कारण हुआ। इसके साथ साथ और बहुत बड़े वहां पर दार्शनिक, दिदरो नाम के दार्शनिक थे, जिन्होंने कि जो इंसाइक्लोपीडिया, इन जो और पीछे के जो दार्शनिक के बारे में आपने पढ़ा, इन सभी के बातों का क्या करते थे? वो संकलन करते थे, और वो चर्च के बुराई, जो चर्च में व्याप्त बुराई है, ठीक है, ये सारी चीजें जो चीजें चर्च के में जो भ्रष्टाचार है, जो व्याप्त बुराई है, जो असमानता है, जो शत्रुता की भावना है, उनके लिए खुलकर बोलते थे, लिखते थे। तो फ्रांसीसी सरकार दिदरो के लिखने पर और उनके वक्तव्यों पर क्या करता था? बैन लगा देता था। भाई ये लिखते थे और क्रांति हो जाती थी। बड़े अच्छे ये भी लेखक और विचारक थे। तो फ्रांस में जो जनता है ना, फ्रांस की जनता को इन बुद्धिजीवी लोगों का बहुत बड़ा समर्थन मिला, बहुत। तभी तो जाकर इन जो किसान थे, जो शिल्पी थे, जो मजदूर लोग थे, उनके मन में क्रांति का बीज तो इन्हीं के कारण आ पाया। इसके साथ साथ कुछ अर्थशास्त्री भी हुए, जैसे कि फिजियोक्रात, तुर्गो, क्वेसने, मिरावे, ऐसे लोग भी थे। 2-4 बार ये मैं आपको एक और लेक्चर्स दूंगा इनके ऊपर, और आपको ये सारे लोगों का नाम क्या होगा? आराम से याद हो जाएगा। तो ये जैसे ये फिजियोक्रात थे, तुर्गो थे, क्वेसाने थे, मिराबो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने मुक्त व्यापार, राजा को समझाया, भाई मुक्त व्यापार की नीति लेकर आओ, ठीक है, और जो कर की जो प्रणाली है, इस कर की प्रणाली को खत्म करो, तो समाज में अस्थिरता आएगी। लेकिन इनकी बातों को राजा मनवाने में, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मनवाने में असफल रहा। तो आज हम सामाजिक क्रांति हमने समझा, इसमें हमने किन किन दार्शनिकों के बारे में पढ़ा? मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो के बारे में, दिदरो के बारे में पढ़ा, तुर्गो के बारे में पढ़ा, मिराबो के बारे में पढ़ा, इन सभी को हमने आज पढ़ा। इसके साथ साथ हमने क्या देखा? इसके साथ साथ हमने देखा कि आखिर किस तरह से सामाजिक व्यवस्था अलग अलग स्टेटस में बटी हुई थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं? एंड करते हैं। और अगला लेक्चर हम किसके ऊपर लेंगे भाई? अगला लेक्चर जो है हम लेंगे आर्थिक और राजनीतिक कारण के ऊपर। तो थैंक यू, आपने लेक्चर सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अभी थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। आप घर में भी इस लेक्चर को आराम से सुन सकते हैं। जो चीज आपको देखना है, सुनना है, आप वहां पर कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी।